तो रेसलिंग मीडिया फैमिली फाइनली रॉ का डेब्यू हो चुका है नेटफ्लिक्स पर और इसका जो फर्स्ट शो था बहुत कमाल का था। हालांकि कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स उतने ज्यादा नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद मैचेस बहुत अच्छे थे और अच्छा ही हुआ एक तरह से कि ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं हुए और किसी की इंटरफेरेंस उतनी नहीं हुई मैच के दौरान। बस स्टार्टिंग वाले मैच में जो कि एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच था, क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन तो थी नहीं, तो उसमें तो इंटरफेरेंस होना ही था। और द रॉक का आज का सेगमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि लास्ट टाइम रॉक को जब हमने देखा था तो वो 3-2-1 करके उन्होंने ऐसा साइन मारा था कि वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो या तो फिर रोमन के पीछे जाएंगे या फिर कोडी के पीछे। लेकिन आज रॉक ऑफिशियली फेस सुपरस्टार टाइप के नजर आए। कोडी की भी तारीफ की, कोडी से भी अच्छे से मिले, रोमन को एक्नॉलेज कर लिया, रोमन को ट्राइबल चीफ मान लिया। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले WWE ने बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो पैकेज दिखाया ताकि नेटफ्लिक्स पे पूरी जो दुनिया देख रही थी WWE को और नेटफ्लिक्स के जरिए जो नए फैंस मिले WWE को, उनको समझ में आए कि WWE एक्चुअली है क्या। और हालांकि ये वीडियो पैकेज बहुत अच्छा था। पेंटिंग के थ्रू हमें दिखाया गया कि कैसे फेस वर्सेस हील और अपने टाइम के जो टॉप सुपरस्टार थे, चाहे वो हल्क हॉगन हो, आंद्रे द जायंट हो या फिर सीना हो, ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हो, कोडी रोड्स हो, रॉक हो, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो, तो इन सब की झलक इस वीडियो पैकेज में हमें देखने मिली। और हाँ, ऑब्वियसली इस वीडियो पैकेज में मिस्टर मैकमैन को तो नहीं रखा जा सकता था, तो वो कहीं भी नहीं थे ये WWE के इतिहास में। पर अगर आपने ये वीडियो पैकेज को ध्यान से देखा होगा तो हालांकि ब्रॉक लेसनर को सामने से नहीं दिखाया गया, लेकिन पीछे से एक शॉट था ब्रॉक लेसनर का, जब पुराने वाले ब्रॉक लेसनर जो हियर कम्स द पेन वाले ब्रॉक लेसनर थे, उनकी झलक हमें देखने मिली थोड़ी सी। यानी कि WWE अभी भी पूरी तरह से ब्रॉक से बैकआउट नहीं कर रहे हैं और ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि कमेंट्री में भी ब्रॉक लेसनर का नाम लिया गया था और इसके बारे में एक अलग वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे तो WWE की टॉप सुपरस्टार्स का जो वीडियो पैकेज दिखाया जा रहा था उसमें ब्रॉक को भी होना ही चाहिए था, क्योंकि WWE के इतिहास में ब्रॉक लेसनर का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ठीक है, चलो एटलीस्ट थोड़ा सा तो दिखाया गया। इससे ये एक उम्मीद है कि हो सकता है कि अभी जो नेक्स्ट PLE रॉ रंबल जिसमें बड़े बड़े सुपरस्टार्स रिटर्न आते हैं, तो ब्रॉक के भी रिटर्न आने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं। इसके बाद ट्रिपल एच ने आके WWE फैंस को हाइप किया और उन्होंने बोला कि जब पूरी दुनिया WWE लाइव फैंस को देख रही है तो आपकी आवाज उन तक जानी चाहिए और दिखा दो आप लोग कि आप लोग हो क्या। और इसलिए आज इतना शोर मचाओ ताकि ये जो नए फैंस आए हैं नेटफ्लिक्स के जरिए, इनको भी पता चल जाए कि WWE आखिर चीज क्या है। तो इसके बाद द फाइनल बॉस रॉक आए और मुझे लग रहा था कि शायद रॉक अगर हो सकता है कोडी को कुछ उल्टा बोले या फिर ट्राइबल चीफ के बारे में कुछ बोले, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने रॉक को देखा था, जैसे मैंने पहले भी बोला कि रॉक के साइन और रॉक के हॉब हाउ से लग रहा था कि रॉक जब रिटर्न आएंगे तो वो या तो कोडी के पीछे जाएंगे या फिर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के पीछे। लेकिन रॉक ने आकर डायरेक्ट एक्नॉलेज कर लिया कोडी को, बोला कि कोडी ने पूरे साल भर मेहनत किया है और हालांकि हम दोनों का बहुत फाइट हुआ, एक दूसरे का हमने बहुत खून निकाला, लेकिन एक साल तक पूरे कंपनी को कैरी किया है कोडी ने। और इसके लिए जितनी भी कोडी की तारीफ की जाए वो कम है। और कोडी के साथ थोड़ी सी मस्ती भी करते हुए नजर आए रॉक। उन्होंने बोला कि अपनी जो मॉम है यानी कि मामा रोड्स, उनको मेरी तरफ से हेलो बोलना। और ये सुनकर कोडी भी हंसने लगी, क्योंकि मामा रोड्स लास्ट टाइम जब रॉक बोलते थे तो कोडी को गुस्सा दिलाने के लिए यहाँ तक कि रॉक ने बेल्ट भी बना लिया था मामा रोड्स के नाम का। लेकिन ठीक है, इस बार थोड़ी मस्ती चल रही थी रॉक और कोडी के बीच में। और इसके बाद फिर रॉक ने एक्नॉलेज किया द ट्राइबल चीफ, द ओनली ट्राइबल चीफ, रॉक ने खुद बोल दिया ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। और ये बोल दिया कि जब अभी रोमन और सोलो का मैच होगा तो मैं भी इस मैच में नजर रखूंगा और देखूंगा कि कौन जीत रहा है ये मैच। और जाने से पहले रॉक ने कोडी से हाथ मिलाया, कोडी से गले भी मिल गए। रॉक काफी कंफ्यूजिंग सा सेगमेंट था, क्योंकि रॉक अब फेस सुपरस्टार बन गए, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद थी, इस टाइम तक मुझे उम्मीद थी कि शायद रॉक रोमन पे अटैक करेंगे, क्योंकि अब कोडी के साथ तो उनका पंगा नहीं है, लेकिन रोमन पे अभी भी अटैक कर सकते हैं। और इसके बाद ऑब्वियसली मैच हुआ रोमन रेंस वर्सेस सोलो, और सोलो ने उलाफाला निकाल के पॉल हेमन को पकड़ा दिया। और ये जो आज का ओपनिंग मैच था, मैं बोलना चाहूंगा कि सोलो का कैरेक्टर मुझे उतना पसंद नहीं है। अगर आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो करते हो यानी कि फेल गेम, तो उस पर मैं सोलो का बहुत मजाक भी उड़ाता हूं। लेकिन आज मैं बोलना चाहूंगा कि सोलो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रोमन के सामने। रोमन जो कि वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार है WWE के, और आई थिंक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलना रोमन को गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जनरेशन में एक ही दो सुपरस्टार ऐसे आते हैं जो फिर हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाते हैं, और इस जनरेशन में ऐसे एक या दो सुपरस्टार ही होंगे, जिसमें से एक तो रोमन है ही। तो रोमन के सामने अच्छा परफॉर्म करना तारीफ के काबिल है और इसलिए सोलो की तारीफ करनी बनती है। सोलो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और स्टार्टिंग का अगर आपने मैच देखा हो तो सोलो स्टार्टिंग में रोमन को डोमिनेट भी कर रहा था, और जब रोमन ने सोलो के ऊपर टेबल तोड़ा और शायद रोमन उस टाइम जीत भी जाते, तब टामा टोंगा आ गए भाई इस मैच में इंटरफेयर करने के लिए। और टामा के साथ साथ जेकब फाटुआ है जिन्होंने अपना फिनिशर भी लगा दिया। उसके बाद सोलो ने भी एक समोन स्पाइक लगाया, लेकिन इसके
बाद भी रोमन का पिनफॉल नहीं हुआ। और जेकब और टामा की इंटरफेरेंस को संभालने के लिए सैमी और जिमी ऊसो आ गए और सैमी ने हेलुआ किक और रोमन ने स्पीयर लगाया तो सोलो का भी पिनफॉल नहीं हुआ। रोमन तक सरप्राइज हो गए। फैंस को बहुत मजा आने लगा इस मोमेंट पे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि कौन जीतेगा। और इसके बाद आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस जो कि गुस्सा थे रोमनी के ऊपर और जो कोडी से उनका फ्यूड चल रहा है रोमनी की ब्लड लाइन की वजह से चल रहा है, बल्कि रोमनी की वजह से चल रहा है, रोमन के साथ जो टीम अप किया था कोडी ने, तो इस वजह से केविन ओवेंस ने आकर अपना स्टनर लगाया, पावर बॉम्ब लगाया। उसके बाद सोलो ने अपना समोन स्पाइक लगाया, लेकिन इसके बाद भी फिर से पिनफॉल नहीं हुआ रोमन का। और केविन ओवेंस को रोकने के लिए कोडी आया और कोडी और केविन ओवेंस साइड चले गए। और इस मैच की फाइनल मोमेंट्स में रोमन ने एक नहीं बल्कि दो स्पीयर लगाया सोलो को, और इस बारी सोलो 3 काउंट से किक आउट नहीं कर पाया और रोमन को उनका उलफ वाला मिल गया। लेकिन जब रोमन को उलफ वाला पहनाने पॉलेमिन जा ही रहे थे तो रॉक आ गए और इस मोमेंट पे तो 99% मैं श्योर हो गया था कि अब रॉक कुछ ना कुछ तो करेंगे। रॉक ऐसे ही नहीं आए, भले ही स्टार्टिंग में रॉक फेस सुपरस्टार बन गए थे, लेकिन रॉक अब अपना असली चेहरा दिखाएंगे फाइनल बॉस वाला। वैसे रॉक रोमन की फैमिली के हाई चीफ भी हैं और इसी वजह से रोमन के डैड और रोमन के जो चाचा थे जो पहले हाई चीफ थे इस फैमिली के, उनकी जाने के बाद ये जिम्मेदारी अब रॉक की है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे रोमन को उलफ वाला उनके डैड और चाचा ने पहनाया था, लेकिन अब उनके जाने के बाद आज रॉक ने ये जिम्मेदारी पूरी की और उलफ वाला पहनाने के बाद रोमन से रॉक गले भी मिले और एक्नॉलेज कर लिया एक तरह से कि रोमन ही असली ट्राइबल चीफ है और सिर्फ इकलौते ट्राइबल चीफ है। और इसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि रॉक हो सकता है अटैक करे, रॉक पीछे ही खड़े हुए थे लेकिन अटैक नहीं किया। और ये मैच के दौरान सोलो को गालियां भी पड़ रही थी फैंस की तरफ से। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद वो गालियों को सेंसर नहीं किया गया, ऑडियंस को सेंसर कर दिया जाता था, उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता था डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, लेकिन इस बार हमें साफ साफ गालियां सुनाई दे रही थी जो सोलो को पड़ रही थी। तो नेटफ्लिक्स पे जाने का फायदा दिख रहा है। तो फर्स्ट मैच ओवरऑल बहुत अच्छा था, एंटरटेनिंग था, रोमन को उनका उलफ वाला मिल गया और अब रोमन अपना नेक्स्ट चैप्टर बिगिन कर सकते हैं, यानी कि जो उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप गई हुई है वो उसके पीछे जा सकते हैं। लेकिन कोडी स्मैकडाउन में, रोमन रॉ में, तो अब रोमन को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाना होगा अगर कोडी रॉ में नहीं आ जाते हैं तो। और इतने अच्छे मैच के बाद फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा हाई करने के लिए 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना अपना फेयरवेल टूर स्टार्ट करने आ गए और उन्होंने आते के साथ पहले तो फैंस को थैंक यू बोला और उसके बाद वो बोलने लगे कि बहुत सारा ऐसा न्यूज आर्टिकल आ रहा है कि सीना का लास्ट मैच किसके साथ होगा, कोडी के साथ, गंथर के साथ या फिर सीएम पंक के साथ। लेकिन ये सब तो दूर की बात है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, मैं 17 टाइम चैंपियन नहीं बनने वाला, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर सीना बोलने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये कभी नहीं बोला जाता कि मैं कभी नहीं बन सकता। लेकिन मैं सच बताऊं, अगर 17 टाइम चैंपियन मुझे बनना है ना तो कोई चमत्कार की जरूरत होगी, क्योंकि 2000 से ऊपर दिन हो गए मैं अपना सिंगल्स मैच नहीं जीता हूं, तो इतने टाइम से जो हारे आ रहा है वो क्या 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। तो फैंस की और मैं सच बताऊं तो मेरी भी उम्मीद थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि अगर सीना बोल देते कि वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने नहीं आए तो एक हाइप खत्म हो जाता और लगता कि हाँ ठीक है चलो सीना हर जगह जाके फैंस को थैंक यू बोलेंगे और ये सीना का फेयरवेल टूर है। लेकिन बहुत बुरा लगता क्योंकि इस उम्मीद में है जितने भी सीना फैंस हैं, इनफैक्ट मैं भी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। लेकिन इसके बाद सीना ने फैंस को तुरंत हाइप करना स्टार्ट किया, बोला कि एक चमत्कार हो सकता है, मैं तो रॉयल रंबल में जा ही रहा हूं और पहले मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ रॉयल रंबल में जाऊंगा, फैंस को थैंक यू बोलूंगा, अपना यू कांट सी मी ये सब करूंगा और चला जाऊंगा। लेकिन मैं 30 मेंस रॉयल रंबल मैच में इंटर करता हूं और ये एक लॉटरी की तरह है। और अब नेक्स्ट ईयर तो मेरी लॉटरी लगने वाली है नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मैं रहूंगा नहीं, इसलिए इस साल मैं जीतूंगा रॉयल रंबल और ये गारंटी है। और उसके बाद मैं जीतूंगा 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और अब देखते हैं, ऐसा लग तो रहा है कि इस साल रॉयल रंबल जीतने के लिए वन ऑफ द पोटेंशियल विनर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड सून टू बी 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना ही है। तो इसके बाद नेक्स्ट मैच था लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली फॉर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और एक चीज जो कि मैं भूलते आ रहा हूं लेकिन अभी बोल देता हूं, ये ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के बीच में मजाक भी चल रहा है कि नेटफ्लिक्स ने लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई को बहुत पैसे देकर सेट बनवाया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का जो टेबल है वो बहुत सारे सुपरस्टार्स ने उस टेबल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो टेबल टूटा नहीं। तो सब यही बोल रहे हैं, मतलब मजाक चल रहा है फैंस के बीच में कि नेटफ्लिक्स ने बहुत पैसे देकर ये टेबल बनवाया है और ये कीमती टेबल, इसलिए इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। और रोमन और सोलो ने भी ट्राई किया था टेबल तोड़ने का, टूटा नहीं। लिव और रिया रिप्ली के भी मैच में टेबल तोड़ने वाला मोमेंट आया था लेकिन टेबल टूटा नहीं। और इस मैच के लास्ट मोमेंट में लिव का फिनिशर काउंटर करके फाइनली रियर ने अपना रिप टाइट लगाया और वो 2nd टाइम वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन गई। और इसके बाद डोमिनिक ने आकर बोला कि मैं तुम्हारे साथ वापस आना चाहता और गले मिलना चाह रहा था रिया से, लेकिन रिया ने पहले लो ब्लो लगाया
और डोमिनिक को भी अपना फिनिशर लगाकर उन्होंने ये साफ बोल दिया है कि अब उन्हें डोमिनिक के साथ कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ, द लेजेंड द फिनाम अंडरटेकर रिटर्न आ गए और हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो बाइक पे ही आए थे और ज्यादा देर के लिए नहीं, आई थिंक कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट के लिए अंडरटेकर ने बाइक से चक्कर काटा, रिया से हाई फाइव किया और रिया और अंडरटेकर ने एक साथ पोज मारा और दोनों चले गए। और इसके बाद मैच हुआ जे उसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर सिंगल्स मैच और इस मैच को आधे ज्यादा डोमिनेट किया ड्रू ने और ड्रू ये मैच जीत भी जाते, लेकिन वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और वो जो सेकंड क्लेमोर किक मारने जा रहे थे जे को, तो जे ने उनको फंसाकर पिनफॉल करवा लिया और ड्रू भी सरप्राइज हो गए और ये मैच जे उसो जीत चुके हैं। और इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेजेंड और हॉल ऑफ फेमर हल्क हॉगन आए और उनको जो फैंस ने बू किया है वो अपने आप में कंट्रोवर्सी बन गई है। हल्क हॉगन सर के लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग था क्योंकि वो फेस है और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेजेंड है। तो लॉस एंजलिस के फैंस ने हल्क हॉगन सर को इसलिए बू किया है क्योंकि पहले तो उन्होंने पास्ट में रेसिस्ट कमेंट किए हैं और वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लॉस एंजलिस को ये चीज पसंद नहीं था जिसको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब रीजन की वजह से हल्क हॉगन के पूरे सेगमेंट के दौरान फैंस ने उन्हें बहुत भयंकर टाइप से बू किया है। और अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो हर वीडियो है, लेकिन ये हल्क हॉगन सर की वीडियो अभी तक मैंने तो नहीं देखी। हो सकता है यूट्यूब पेज पे आ गई हो, लेकिन मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की साइट पे चेक किया, उन्होंने ये वीडियो नहीं डाली है पर हल्क हॉगन सर का फोटो ये सब डाल दिया है। तो रॉक के डेब्यू का मेन इवेंट था सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और सीएम पंक और जैसे मैंने पहले ही बोला था कि इन दोनों का मैच रेसलमेनिया वर्दी है, लेकिन आज का जो रॉ था वो भी रेसलमेनिया से कम नहीं था, तो इसलिए आज का मेन इवेंट इन दोनों ही का मैच था और इन दोनों ने डिलीवर भी किया वैसा ही मैच। सेथ बार बार रेफरी से बहस करते हुए नजर आए, इस चीज का फायदा सीएम पंक को कहीं ना कहीं पहुंचा था क्योंकि सेथ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें सीएम पंक को किसी भी तरह से हरा के खत्म करना था और कहीं ना कहीं ये गुस्सा ही सेथ के ऊपर इतना हावी हो गया कि ये उनकी हार का कारण बन गया और सेथ ने एक बार नहीं बल्कि दो बार जीटीएस जो कि सीएम पंक का फिनिशर है लगाया। सीएम पंक ने भी उनका फेवर रिटर्न किया और सेथ का जो फिनिशर है स्टॉम्प वो सेथ को लगाते हुए वो नजर आए, लेकिन लास्ट में सीएम पंक अपने 2 फिनिशर से यानी 2 जीटीएस लगाकर सेथ का उन्होंने पिनफॉल करवाया और सीएम पंक ये मैच जीत गए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि साल 2025 का जो फर्स्ट मंडे नाइट रॉ था बहुत एक्साइटिंग था और हालांकि बहुत कुछ जो हमने सोचा था वो सब नहीं हुआ, लेकिन अभी रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होने वाला है ऑफिशियली रॉ रंबल से, तो उसके लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ बचा के रखना है क्योंकि ये रॉ था, अभी पेपरव्यू में टाइम है, तो अभी बहुत टाइम है ये एक्साइटमेंट को और बढ़ाने का। और अगर फर्स्ट रॉ ऐसा है तो मैं ऑब्वियसली एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि पूरे साल का रॉ और कैसा कैसा होता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।